हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे बिंदु शुल्क ज्ञान पाठशाला यूट्यूब चैनल में। आज आप लोग देख रहे हैं जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, लिंग, स्कूल और समाज का ये अगला क्वेश्चन है। संघर्ष के सामाजिक आयामों को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन द डिटेल द डिमेंशन ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो संघर्ष के सामाजिक आयाम क्या क्या हैं और क्या संघर्ष से सामाजिक संघर्ष क्या क्या है, इनके आयाम। डायमेंशन ऑफ द सोशल कॉन्फ्लिक्ट क्या है। जैसे कि आज आप सभी लोग जानते होंगे कि आज तक विद्यमान समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। स्वतंत्र और गुलाम, अभिजात और साधारण, स्वामी और दास, संघ, अध्यक्ष और मजदूर, एक शब्द में उत्पीड़ित और उत्पीड़क और उत्पीड़ित निरंतर एक दूसरे के विरोध में खड़े रहे हैं और कभी खुलकर और कभी छिपकर अबोध रूप से लड़ते रहते हैं, जिनका परिणाम या तो बृहद स्तर पर क्रांतिकारी समाज में के में हुआ या संघर्षरत वर्षों की तबाही में हुआ है। सामंती समाज की तबाही से उगे आधुनिक बुर्जुआ समाज ने में वर्ग शत्रुता को समाप्त नहीं किया है। इसकी वजह उसने नए वर्गों, उत्पीड़न की नई दशा और संघर्ष के पुराने स्वरूपों की जगह नए स्वरूपों को स्थापित कर दिया है। परंतु पूंजीपतियों ने हमारे युग की एक विशेषता है कि इसने वर्ग शत्रुओं को सरल कर दिया है। समाज बृहद स्तर पर दो बड़े शत्रु छावनियों में विभाजित कर रखा है, पूंजीपति और श्रमिक जीवों के दो बड़े वर्गों में, जो सीधे एक दूसरे को सामना करते हैं। ये साम्यवादी घोषणा पत्र के अंतर्गत है। मार्क्स ने संघर्ष को इतिहास के मुख्य प्रेरक बल और सामाजिक प्रेक्षक पथों के मुख्य निर्धारक के रूप में स्थापित किया है। किंगस्टन। परंतु वर्ग संघ की प्रकृति को समझने के लिए पहले हमें यह समझना आवश्यक होगा कि ऐसा संघर्ष एक एकीकृत वर्ग हित में उत्पन्न होता है, जिसे वर्ग चेतना भी कहा जाता है। वर्ग चेतना मार्क्सवादी सिद्धांत का एक पहलू है, जो सामाजिक वर्गों की आत्म जागृति, अपनी स्वयं की तार्किक रुचियों में कार्य करने की क्षमता या उस सीमा को मापने की ओर संकेत करता है जहां तक एक व्यक्ति को अपने वर्ग या वर्ग गठन द्वारा उनके लिए निर्धारित ऐतिहासिक कार्यों की जानकारी का बोध होता है। इसके अतिरिक्त परिभाषा द्वारा वर्गों के विषय परक हित मूलभूत रूप से विरोध होता है और उनके परिणाम स्वरूप ये परस्पर विरोधी हित और चेतनाएं अनंतः वर्ग संघर्ष की ओर ले जा रही हैं। मार्क्स ने यह भी बताया और देखकर ये कहा कि वर्ग संघर्ष का विकास व्यक्तिगत कारखानों और पूंजीवादियों तक ही सीमित नहीं है, परंतु पूंजीवादियों की परिपक्वता पर पूंजीवादियों और श्रमिकों के जीवन की दशाओं में अधिकाधिक अंतर आता गया है। वर्गों के अंदर इस बढ़ते ध्रुवीकरण और एक रूपीकरण में व्यक्तिगत संघर्षों के अधिक व्यापक होने के लिए माहौल तैयार कर दिया है। जब बढ़ता हुआ वर्ग संघ सामाजिक स्तर पर दिखाई देता है तो वर्ग चेतना और समान हित भी बढ़ते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जब वर्ग चेतना में वृद्धि होती है तो शासकीय वर्ग के लिए ऐसे हित की अवधि को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाई जाती हैं। यहाँ राजनीतिक ताकत के लिए संघर्ष का प्रयोग शुरू हो जाता है और वर्ग राजनीतिक ताकतें बन जाती हैं। चूंकि राजनीतिक ताकत का विवरण का निर्धारण उत्पादन पर ताकत या पूंजी पर ताकत द्वारा किया जाता है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि पूंजीपति वर्ग अपनी संपत्ति का प्रयोग अपने जायदाद एवं सामाजिक संबंधों की सुरक्षा तथा उन्हें वैध ठहराने के लिए करते हैं। इस प्रकार शासन वर्ग वह है जिसके पास आर्थिक ताकत है और जो निर्णय लेता है। मार्क्स अंतिम असंतुष्ट के कारण पूंजीवादी समाज के साम्यवादी समाज में क्रांति की अपरिहार्यता की कल्पना करते हैं और कहते हैं कि बृहद स्तरीय उत्पादन पूंजीपति हित समूह एवं संगठनों के साथ साथ पूंजियों की आयामों एवं ताकत की अत्यधिक वृद्धि में श्रम का समाजीकरण समाजवाद के अपरिहार्य आगमन के लिए मुख्य आधार उपलब्ध कराता है।
इस रूपांतरण के भौतिक, बौद्धिक एवं नैतिक प्रणेता साधारण जन होता है। पूंजीपतियों के विरुद्ध आमजनों का संघर्ष अंततः राजनीतिक संघर्ष का रूप ले लेती है, जिसका कारण लक्ष्य आमजनों द्वारा राजनीतिक विजय हासिल करना होता है। साधारण लोग की प्रमुखता के साथ उत्पादन का समाजीकरण उत्पादन के साधनों को समाज की संपत्ति बनाने की ओर ले जाता है। इस रूपांतरण के प्रत्यक्ष परिणाम श्रम उत्पादकता में अत्यधिक वृद्धि, एक छोटा कार्य दिवस और लघु स्तरीय एकीकृत उत्पादन की जगह सामूहिक एवं बेहतर श्रम होता है, जिनके कारण पूंजीवादी हमेशा के लिए उत्पादक और स्वामी के संबंध को तोड़ देता है, जो कभी वर्ग संघ से जुड़ा हुआ करता था। अब विज्ञान के सचेतन प्रयोग एवं सामूहिक श्रम की सघनता के आधार पर एक नया संघ का निर्माण किया गया है। उसने इन पुनर्वितरण का विस्तार परिवार में ताकत संरचना के लिए भी किया। मार्क्स ने कल्पना की कि समाजवाद के साथ स्त्रियों की प्रतिष्ठा बढ़ेगी, जिससे पितृत्व प्रधान परिवार टूटेगा। आधुनिक उद्योग उत्पादन की सामाजिक रूप से संगठित प्रक्रिया में घरेलू क्षेत्र के बाहर स्त्रियों, युवाओं और दोनों लिंगों के बच्चों को एक महत्वपूर्ण भाग सौंपने के द्वारा परिवार एक स्त्री पुरुष के बीच संबंधों के एक उच्चतर रूप के लिए एक नए आर्थिक आधार को तैयार करता है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट करता है कि सामूहिक कार्य समूह में दोनों लोग हर आयु के व्यक्ति शामिल हैं और इस तथ्य को उपयुक्त दशाओं में मानवीय विकास का एक स्रोत बनाना चाहिए। हालांकि इसके स्व-विकसित क्रूर पूंजीवादी स्वरूप में श्रमिक का अस्तित्व उत्पादन की प्रक्रिया के लिए न कि उत्पादन की प्रक्रिया श्रमिक के लिए, यह तथ्य भ्रष्टाचार एवं गुलामी का घातक द्योतक यह स्रोत होता है। जाति स्थापित और संघ का स्वरूप। समता और स्वतंत्रता के मूल्यों के खिलाफ खड़ी संस्थाओं में जाति भी भारतीय संदर्भ में एक उल्लेखनीय संस्था है। जाति मूलतः सामाजिक भेदभाव पर आधारित एक प्राचीन संस्था है। पहले जन्म या वंश के आधार पर समाज की विभाजन होता है, फिर दूसरा जन्म व वंश के आधार पर इन विभाजित समूहों को श्रेष्ठता व हीनता का निर्णय और विशेषाधिकार व वर्जनाओं का नियम होता है, और तीसरा इन विभाजन समूह के बीच आपसी संबंधों में, खासकर नातेदारी के संबंधों को नकारात्मक रूप से नियंत्रित करता है, प्रतिबंधित कर दिया जाता है। यही जाति की संस्था के निर्धारक आधार हैं। जातियों के आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विशेषाधिकार वर्जनाओं की अभिव्यक्ति के आधार पर यह कहना कतई सही नहीं होगा कि जाति आर्थिक या राजनीतिक मूल की संस्था होती है। ध्यान से देखने पर हमें यह मिलता है कि वास्तविकता यह दिखता है कि ऊंची जातियों के लोग जो कि विशेषाधिकार प्राप्त है, उनका आधार अमीरों यानी आर्थिक नहीं है। जाति व्यवस्था के शीर्ष पर वे जातियां हैं जिनको वह स्थान उत्पादन साधनों पर उनके नियंत्रण का या राज्य सत्ता पर उनके कब्जे की वजह से नहीं प्राप्त है। ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया और समकालीन संघर्षों की प्रक्रिया के द्वारा जाति व्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव से भली भांति व्यवस्था के मूलभूत रूप को समझने में मदद मिलती है। भारत कई आर्थिक राजनैतिक परिवर्तनों से गुजरा है, पर जाति की संस्था आज भी अपने स्वरूप के अस्तित्वमान है। दो दौरों को देखें, एक भारत की आज़ादी के बाद का तथा दूसरा अंग्रेज के ज़माने का। राजनीतिक शासन में आए बदलाव और नए वर्गों के उद्भव और विकास के साथ जाति का भीतरी गठन उक्त दौर में जितना टूटता या बदलता रहा, उससे ज़्यादा यही तथ्य दिखेगा कि नए शासकीय समीकरण जाति के साथ साझा बिठाकर ही चलते रहते हैं। भारत में आर्थिक विषमता के खिलाफ कई संघर्ष चले हैं, आज भी चल रहे हैं। इस संघर्ष के प्रभाव में जाति की संरचना टूटती नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि स्थिति तो यह दिखाई दे रही है कि कारण समित व अवरोधग्रस्त होती जा रही है या जातीय तनाव में बदलती जा रही है।
अतीत में राज्य सत्ता पर अपने दखल के कारण कुछ जाति समूह के सामाजिक स्तरीकरण में अपनी हैसियत बनाई, पर वह भी इस रूप में उन्होंने ऊंची जातियों में अपने को समा लिया है। आज भी मतदान आधारित चुनाव व्यवस्था में अपने विशाल संख्याबल और उनकी संगठन राजनीतिक अभिव्यक्तियों के माध्यम से कुछ जातियों ने अपनी सामाजिक हैसियत को ढूंढने का क्रम जारी रखा है, पर यह परिघटना जाति के स्थिरीकरण के रूप में हल्का फेरबदल भर है कि सामाजिक फेरबदल है, उनकी बुनियाद के भरने का संकेत नहीं है। बहुआयामी संघर्ष का समान लक्ष्य की ओर समन्वय क्या है? मीनिंग इन दिस डायरेक्शन ऑफ द सेम एम ऑफ द मल्टीप्लेटेड स्ट्रगल्स। जैसे मार्क्सवादी विचारधारा की बुनियादी संरचना में राज्य की जो अवधारणा है, उनकी वजह से राज्य की विफलताओं का मूल्यांकन करने में मार्क्सवाद विफल रहा है, परंतु संपूर्ण क्रांति विचारधारा में राज्य सत्ता और आर्थिक सत्ता दोनों का बराबर का महत्व है। यह मानकर चलने से कि शोषित वर्ग के दमन को कानूनी मान्यता देने का काम ही राज्य संस्था द्वारा होगा, गतिरोध बनना है। उसके एक प्रणाली के रूप में लोकतंत्र के विकास को समझना और भी मुश्किल हो जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत में लोकतांत्रिक राज्य की बुनियादी पड़ गई थी। लोकतांत्रिक राज्य आर्थिक सत्ता को भी नियंत्रित रख सकती थी। यह बताने के अनेक उदाहरण भारतीय राजनीति के विकास के आधुनिक दौरों में से हमें मिल सकते हैं। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के पास आर्थिक सत्ता के खिलाफ संघर्ष की दोहरी मार्ग का रास्ता है। पहले प्रहार है सत्ता केंद्रों से सीधा संघर्ष शांतिमय वर्ग संघर्ष द्वारा, तथा दूसरा राज्य सत्ता को प्रगतिशील लोकतांत्रिक निर्णय में नियंत्रण में लेते हुए राजसत्ता के माध्यम से आर्थिक सत्ता का नियमन। समाज में पुरुषात्मक व्यवस्था जिस रूप में आधी आबादी स्त्रियों के सामाजिक जीवन तथा यौनिकता को दबाकर रखी है, उसकी वजह से अस्तित्वमान यौनिक अंतर्विरोध अधीर चनागत नहीं है। इसकी तरह जाति व्यवस्था आधुनिक वर्ग के उद्भव और आर्थिक वर्गों से बचने और बदलने से जाति व्यवस्था की भीतरी गठन टूटता या बदलता हुआ नहीं रहा है, बल्कि जाति व्यवस्था के ठहरे हुए वर्ग के रूप में समाज में वर्गों के विकास और वर्गों के संघर्ष की प्रक्रिया को भी बाधित किया है। फिर भी जाति व्यवस्था मूलतः आर्थिक व्यवस्था नहीं, एक सामाजिक संस्था है। इसके शीर्ष पर वह जाति यानी ब्राह्मण है, जिसको वह स्थान उत्पादन साधनों पर उसके नियंत्रण अथवा राजसत्ता पर कब्जे की वजह से नहीं प्राप्त है। हम उपयुक्त स्थान पर भारतीय समाज के कार्यरत महत्वपूर्ण अंतर्विरोधी की पहचान करेंगे, परंतु उक्त विश्लेषण से हमारा आशा नहीं है कि हमारे समाज में अनेक अंतर्विरोध हैं। बहुआयामी अंतर्विरोध से संयुक्त समाज के मुकाबले संपूर्ण क्रांति विचारधारा बहुआयामी संघर्षों के एक समान लक्ष्य की ओर समन्वय का शस्त्र है। अगला, समाज व्यवस्था क्या, सोसाइटी अरेंजमेंट क्या है। समाज व्यवस्था को विश्लेषण करने हेतु संपूर्ण क्रांति धारा को एक शस्त्र के रूप में विकसित करने की भूमिका हम यहाँ ले सकते हैं, परंतु हमारी यहाँ दो मर्यादा है। पहला भारतीय समाज की परिस्थिति और दूसरा समकालीनता। अतएव हम संपूर्ण क्रांति विचारधारा को यहाँ सार्वभौम महत्व के साथ परिभाषित करने की आग्रह नहीं रख रहे हैं। हम आज के लिए तथा खास तौर पर भारतीय समाज के लिए अपने वैचारिक प्रतिबद्धता यहाँ लिपिबद्ध कर रहे हैं। समाज विश्लेषण से पहले कुछ विलंब आपत्तियाँ क्या थी। समाज विश्लेषण की पद्धति को सरल बनाने की कुंजी के रूप में प्रचलित तथा प्रभावी धारणा यह है कि शोषण की व्यवस्था के मूल में आर्थिक सत्ता। यह धारणा
पूरी दुनिया में संघर्षशील जमातों के बड़े हिस्से पर राज कर रही है। यह मार्क्सवादी विचार की निष्पत्ति है। मार्क्सवादी विचारधारा में विश्व भर में लोकतांत्रिक शासकों के स्थापित होने के बावजूद माहौल में इस वजह से राजनीति की बढ़ी हुई है तथा गतिमान भूमिका को लेकर नकारा है। मार्क्सवादी ने लोकतांत्रिक शासन पद्धति को एक ओर भ्रमित करने तथा दूसरी ओर इस्तेमाल करने का बेमेल रास्ता ही अपनाया है। मार्क्सवाद उत्पादन के रिश्ते के आधार पर समाज व्यवस्था को विश्लेषित करने की कट्टर धारणा है। इस विचार को अनिवार्य निष्पत्ति के तौर पर मार्क्सवादी यही सिद्ध करने में लगे रहे हैं कि आर्थिक अंतर्विरोध मूल है और बाकी सभी अधिरचना के अंतर्विरोध हैं। इसलिए मार्क्सवाद वर्ग संघ को समाज परिवर्तन के लिए प्रमुख संघर्ष मानकर चलता है। वैसे तो विभिन्न आधारों पर मार्क्सवादी आंदोलन अलग अलग धाराओं में विभाजित है, परंतु मुख्य रूप से वर्ग संघ को मार्क्सवादी ने राजनैतिक संघर्ष के रूप में विकसित करने की नीति अपनाई है। इस पद्धति में समाज को नेतृत्व देने वाली एक राजनीतिक पार्टी को सर्वहारा वर्ग की पार्टी के रूप में देखा जाता है। सत्ता हथियाने की राजनीतिक योजना के साथ पार्टी ने सभी अंतर्विरोध के आधार पर अपने पीछे समाज को विविध शक्तियों को संगठित करने की प्रभावी कार्यनीति में सफलता भी पाई है। परंतु सामान्यता के तौर पर कम्युनिटी विचार वर्ग संघर्ष को प्रधान संघर्ष और आर्थिक सत्ता को मूल सत्ता मानता है। कम्युनिटी पथ के अनुसार सामाजिक जीवन में उत्पादन प्रक्रिया से जुड़े आर्थिक संबंध ही मूलभूत रूप से वास्तविक है और अपनी कानूनों संरचना के साथ पूरी राजकीय व्यवस्था उत्पादन संबंधों की आर्थिक व्यवस्था की बुनियादी पर बनी हुई है। अधिरचना मात्र है। राज्य का विकास और स्वरूप पूर्ण रूप से आर्थिक व्यवस्था के ऊपर ही निर्भर है। यही नहीं, आदिकाल से और मानव की सभ्यता के साथ ही स्वरूप लेने वाले योनिगत अंतर्विरोध तथा भारत में जाति जैसी विशिष्ट शेषकारी व्यवस्था को भी मार्क्सवादी दर्शन उत्पादन प्रक्रिया से जोड़े आर्थिक संबंधों के आधार पर ही विश्लेषित करता है। उन अंतर्विरोधियों के आर्थिक सत्ता के साथ संबंधों के लक्षणों के आधार पर मार्क्सवादी विचार यही चित्र निरूपित करने में लग रहा है कि विरोध की जड़ें आर्थिक अंतर्विरोध में निहित हैं। संपूर्ण क्रांति विचारधारा एक गैर मार्क्सवादी विचारधारा है। एक गैर मार्क्सवादी आंदोलन के रूप में यह विचारधारा मार्क्सवादी गतिविधियों को दूर कर एक वैचारिक धारा का निर्णय करता है। किसी भी समाज विशेष में प्रभावी विविध सामाजिक अंतर्विरोधी में अलग अलग प्रकृति के अंतर्विरोध के टूटने से अन्य प्रकृति की सत्ता भी टूटती है। यह सब सामाजिक परिस्थिति की भिन्नता की वजह से अलग अलग क्षेत्र में भिन्न परिमाण में हो सकता है। यह सब बहुत कुछ संघर्ष के कौशल पर भी निर्भर करता है कि एक साथ एक से अलग प्रवृत्ति की और मूल अंतर्विरोध के खिलाफ लड़ाई की कितनी संभावना है। यानी परिवर्तनकारी संघर्ष के कौशल से बहुआयामी प्रभाव बनता है। परंतु इस सारी संभावनाओं को इसी सूत्र में देखने से कि आर्थिक अंतर्विरोध मूलभूत तथा अन्य अंतर्विरोध अधिरचनागत है, संपूर्ण क्रांति विचारधारा का इनकार है। गांव में वर्ग संघ क्या है? क्लास स्ट्रगल इन विलेज। गांव में कैसे वर्ग संघर्ष किस प्रकार से चलते हैं, इसको समझते हैं। गांव में श्रेणियां क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग तरह के स्वरूप में हैं। भूमिहीन मजदूर प्रायः देहाती इलाके में एक निश्चित आबादी है। मध्य किसान की स्थिति और अनुपात भिन्न है। बीच बीच में अनुपस्थिति भूमिपति अथवा भूमि की चोरी कर भूस्वामी बने हुए लोग हैं, जहां इस तरह के कुछ हाथों में जमीन का अतिरिक्त केंद्रीकरण है। इस इलाके में संपूर्ण क्रांति आंदोलन की सीधी सरल चुनौती भूस्वामी को प्रथा
को समाप्त करने की है। जोतने बोने वाले जमीन का मालिक होगा। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संयुक्त क्रांति का आरंभिक लक्षण होगा। इसके अलावा वर्ग संघ के कार्यक्रम संपाति परंपराओं, मजदूर के संपाति और अमानवीय स्तर से मुक्त, बधुआ मुक्त, अर्धबधुआ करने वाले परंपराओं से मुक्ति की चाह में होंगे। परंतु प्रक्रियागत विशेषताओं को चिन्हित करते समय हम यह स्पष्ट कर देते हैं कि शांतिमय वर्ग संघ की अवधारणा के साथ संयुक्त क्रांति का विचारधारा क्रांति के उद्यतन शास्त्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान बनेगा। ग्रामीण इलाकों में सामाजिक श्रेणियों की, चाहे वह जातिगत स्तर पर हो अथवा भौतिक साधनों के उपयोग और उत्पादन के साधन पर नियंत्रण के स्तर पर हो, निचले पायदान पर मौजूद समुदायों का संघर्ष जिन मुद्दों को अपना प्रमुख और तत्कालीन नारा बनाकर शुरू हो, वर्ग संघ का रूप लेगा। समाज में काम कर रहे हिंसा के, यानी चाहे राज्य हिंसा सहित समस्त रूप गरीबों वर्गों के संघर्षों के खिलाफ उठाए जाते हैं और आगे भी ऐसा ही होगा। ऐसे में गरीब वर्ग की लड़ाई का पहला और प्रमुख लक्ष्य भेद इस तरह करना है कि आतताई हिंसा के संगठन का जो है कि आतताई हिंसा की भूमिका का, कि आतताई हिंसा के संभावित औचित्य का भेद हो। भारत में गरीब वर्गों के जितने सारे यशस्वी उदाहरण हैं, वे या तो इस प्रथम लक्ष्य भेद में ही अपने क्षरण की ओर बढ़ने लगे हैं, या समाज की जटिलता के अनुरूप सतत संघर्ष के सामर्थ्य नहीं जुटा पाए हैं।